अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो कह रहे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी वज़ीर आज़म के लिए सियासी और अस्करी चैलेंजेस। क्या नवाज शरीफ पनामा का मामला अपोजिशन से तय कर पाएंगे? नए आर्मी चीफ का इंतखाब कितना मुश्किल और कितना आसान होगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी भारत और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया। क्या भारत ईरान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाकर पाकिस्तान को अकेला करना चाहता है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारियत की इंतहा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों को नमाज ईद भी अदा नहीं करने दी गई। नाज़रीन, बड़ी ईद पर जानवरों की कुर्बानी तो हो चुकी, लेकिन मुल्क में जो मंजरनामा है तो ये नज़र ये आ रहा है कि अब सियासी कुर्बानियों का वक्त शुरू हो चुका है। पनामा लीक्स को लेकर नवाज हुकूमत के खिलाफ अब नई जो हिकमत अमली और नई सफराई सियासी जमातों की जानिब से हमें नज़र आ रही है। एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो कि रावण जाने का इशारा दे चुके हैं, दूसरी तरफ जनाब ताहिरुल कादरी हैं जो कि कसास के मामले को अब आलमी सतह पर उठाना चाहते हैं और बरतानिया रवाना हो चुके हैं। एक तरफ पनामा लीक्स का तोता हमें जो नज़र आता है जिसमें नवाज शरीफ की जो सियासी रूह है वो मौजूद है, दूसरी तरफ नवंबर की आमद है यानी नए आर्मी चीफ का इंतखाब। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नवाज शरीफ हुकूमत के लिए सियासी तौर पर अस्करी तौर पर कितनी चैलेंजेस अहमियत रखती हैं, कितनी चैलेंजिंग होगी। और जो नाकदीन है वो तो ये बात कह चुके हैं कि जब नवाज शरीफ आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला थे उस वक्त से ही नए आर्मी चीफ के लिए उन्होंने सियासी और गैर सियासी रुख़ा से मुशावरत शुरू कर दी थी। अब सवाल यहाँ ये कि इन तमाम मामलों को नवाज शरीफ साहब किन रवैयों और सोच के साथ हैंडल करेंगे। मौजूद पैनल मेरे साथ मौजूद है अयाज अमीर और डॉक्टर फ़ारूक सलीम टर्की से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि ईद कुर्मा जो है वो अल्लाह अल्लाह करके गुजर भी गई। जो हमें खदशात थे, जो कि हमें चहमगुइयाँ नज़र आ रही थी कि हुकूमत अब जा रही है तब जा रही है नए आर्मी चीफ को लेके, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन को लेके, अब क्या आपको मंजरनामा नज़र आ रहा है जो सफराइयाँ शुरू कर दी हैं सियासी जमातों ने? शाजिया, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कहीं भी जा रही है। मामला ये है कि तकरीबन सभी सियासी जो अपोजिशन है वो तो ये चाहती है कि किसी न किसी किस्म का एहतजाज किया जाए हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है क्योंकि सबके मकासद जो हैं वो डिफरेंट हैं। जो पीटीआई वाले हैं, इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि किसी तरह एहतजाज का मोमेंटम जो है उसको इतना गर्म कर दिया जाए, उसको उसकी शिद्दत इतनी बढ़ा दी जाए कि फिर इवेंचुअली उसको एक हुकूमत उल्टाओ कैंपेन में बदल दिया जाए। जहां तक पाकिस्तान अवामी तहरीक का डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का ताल्लुक है, वो अपना जो मॉडल टाउन का हादसा है, 1 दर्जन से ज्यादा हलाकतें थी, उनको उठाना चाह रहे हैं और अब जैसे आपने बताया कि उसको आलमी सतह पे ले जाना चाह रहे हैं। तीसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो शाजिया मैं समझता हूँ कि 2 मुख्तलिफ कश्तियों पे बैक वक्त सफर कर रहे हैं। एक तरफ तो उनकी क़यादत के जो हैं वो बिजनेस के मामलात हैं, उनके बिजनेस के मफादात हैं जिसमें वो हुकूमत के साथ और हुकूमत का ताउन भी चाहते हैं। दूसरी तरफ पंजाब के वोटर्स का हाल है, वहां पे वो ये दिखाना चाहते हैं पंजाब के वोटर्स को कि वो हुकूमत के मुखालिफ हैं, वो अपोजिशन में हैं और वहां पे वो अपना वोट बैंक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो सारी ऑपोजिशन जो है वो एहतजाज तो जरूर करना चाहती है, लेकिन सबके मकासद जो हैं वो मुकम्मल तौर पे डिफरेंट हैं, एक यकजा नहीं है। ठीक है अयाज साहब, अब ये जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, ये इमरान खान का रायवन जाना, ताहिरुल कादरी साहब जो है वो आलमी सतह पर मामला बरतानिया की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो कितना नतीजा खेज़ आपको लग रही है तमाम सूरत हाल? अभी तो आखिरी दिन है ईद का, 2 रोज़ से अखबारें नहीं आई। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है मेरे ख्याल ईद के मूड से नहीं निकला, आपने फिर वही बातें छेड़ दी हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मेरे ख्याल अगर उनकी मंशा चले तो अखबारें हमेशा ही बंद रहें और ऐसी कोई बहस और वो जो है ना रहे। देखें 2 दिन बिल्कुल अमन शांति रही है, एक लिहाज से ईद जो है कोई इस पे कोई बुरा हादसा नहीं हुआ।
दहशतगर्दी का जो होता है, तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई और ख़बर भी नहीं आई आज सुबह बैठते वो आदतन कि जो अखबारें आएंगी, अखबारें भी नहीं थी। तो बस बिल्कुल था, लेकिन आपने वो जो मज़ामीन हैं वो छेड़ दिए। इमरान खान का राइवल मार्च तो कोई बन नहीं रहा, और जो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी या जिनकी तवक्को थी, लेकिन एक बात है उनकी, ऐलान वो कर देते हैं, होमवर्क होता नहीं है। मुशावरत अपनी जमात में भी मुकम्मल नहीं होती, कुजा इसके कि औरों के साथ हो ताकि अपनी जलगार को मजबूत कर सकें, इसलिए ऐलान उन्होंने कर दिया, लेकिन जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। तो मेरे ख्याल उनको इस मसले में ये राइवल मार्च की जो बात है, ये सुबकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका सामना हुआ। और जो कई लोग तवक्को कर रहे थे कि पैट के वर्कर्स जो तकड़े डेडिकेटेड किस्म के, जो कि उस मश्क में जो हैं कोना मश्क किस्म के उनके वर्कर्स हैं, वो शामिल होंगे कि उनकी जलगार में वो ज़्यादा वो ताकत और तवानाई आएगी। अलामा साहब ने ऐलान कर दिया जी कि हम किसी के घर पे वो जाएंगे नहीं, ये मॉरल रीज़न्स के लिए, अखलाकी रीज़न्स के लिए। तो आधी हवा उस मार्च से अलामा साहब के इस ऐलान से चली गई। अलामा साहब ने फिर जो एक उनका वो करिश्माती वो जो चीज़ करते हैं, वो ऐलान ईद के दौरान कर दिया कि मैं लंदन जा रहा हूँ। अब वो कहते रहेंगे कि जी मैं पता नहीं आलमी कोर्ट में आलमी जो वर्ल्ड ओपिनियन है उसको मैं उजागर करने जा रहा हूँ, लेकिन लोग फपती यही कसेंगे कि अलामा साहब ने वही हरकत की जो पहले करते आए हैं कि टेम्परेचर ऊपर करके और ऐन वक्त पे कुछ करने का जब मौका होता है तो पता ये चलता है कि या कनाडा चले गए हैं, या यूरोप चले गए हैं, या इस दफ़ा बरतानिया चले गए हैं। अब वो कहेंगे लाख कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। उनके कहने पे आलमी जो अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने तो एकदम कोई सिटिंग बैठ के उनकी बातें कोई सुननी नहीं है। तो कौन सी वो उजागर करेंगे? मैदान जो है वो तो पाकिस्तान में है, तो मैदान यहाँ पे आप छोड़ के भले आप कहीं और चले जाएं, नून लीग वाले जो हैं वो तो यही कहेंगे कि हाँ जी वो राइवल मार्च भी ठुस हो गई, और जो पैट का जो था वो तहरीक कसास जो है उसका भी नहीं है। अब 2 हफ्ते बाद जब आएंगे तो वो कहते हैं पंजाबी में कि कल किसने देखा है, तो 2 हफ्ते बाद किसने देखा है। जब वो 2 हफ्ते ख़त्म होंगे और वो आएंगे तो फिर देखा जाएगा क्या है। फ़िलहाल तो इनको आराम मिल गया है, और फिर वज़ीर आज़म जो हैं कल शाम से अपना जो पसंदीदा मशगला है उस पे वो जा रहे हैं, मतलब है बैरूनी एक दौरे पे जा रहे हैं। जाएंगे मेरा ख्याल यकीनन, पता नहीं अभी इतला नहीं है, लेकिन कोई उनका दौरा मुकम्मल नहीं होता जब तक लंदन में वो ब्रेक ना करें। ठीक, वो उनकी पसंदीदा आबो हवा जो है मेरा ख्याल है गालिबन लंदन है। फिर न्यूयॉर्क जाएंगे, और क्योंकि वज़ीर आज़म हैं और उनके जो वो टेस्ट वगैरह भी ऐसे हैं, होटल भी अच्छा होगा, ख़र्चा भी ठीक होगा। एक आध वो तकरीर करेंगे। हम यही दुआ कर सकते हैं कि जब वो तकरीर जनरल असम्बली में करें तो हॉल कम अज़ कम कुछ भरा हो और लोग कुछ सुनने को आएँ। अमूमन ये होता है कि वज़ीर आज़म का ख़िताब वहाँ होता है, उसका चर्चा पाकिस्तान टेलीविज़न पे ज़्यादा होता है, जनरल असम्बली में कम होता है। लेकिन इस साल इस दफ़ा कश्मीर के हालात के तनाजुर में हमारी ये दुआई है और तमन्ना है, तवक्को है कि वहाँ कुछ इम्पैक्ट उनके अल्फाज का ज़्यादा हो, और यही उम्मीद करनी चाहिए कि उनके स्पीच राइटर्स ने कोई अच्छी स्पीच जो है तरतीब दी होगी ताकि जनरल असम्बली का माहौल कुछ थोड़ा गर्म हो। पिछले साल तो उनका जो था मायूस कुन ही वहाँ पे रहा था। इस साल हम तवक्को कर सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो। जी जी डॉक्टर साहब। अयाज साहब, आपका कहना ये है कि शायद तहरीक कसास जो है वो भी ठुस हो गई, और जो तहरीक एहतसाब इमरान खान साहब या मार्च करने चले थे वो भी ठुस हो गई। लेकिन सर 3 बातें सामने आती हैं कि एक तो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो मार्च जो है वो हर सूरत, उन्होंने टर्म इस्तेमाल की है कि हर सूरत होगी,
दूसरी तरफ ताहिरुल कादरी साहब ने ये भी कहा है कि हम नजरसानी कर सकते हैं, रिकंसिडर कर सकते हैं। जो अभी हमने कहा है कि हम शायद जो इमरान खान के साथ मार्च में हिस्सा ना लें, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम रिकंसिडरेशन कर सकते हैं। और तीसरी बात डॉक्टर कादरी साहब ने ये कही है कि हम अपनी जो फेज 2 है तहरीक क़सास का, वो किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये मुकम्मल तौर पे इसको ठुस ना समझा जाए। अभी ये गैर यकीनी सी मामलात हैं। कोई जो सियासत है इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब के दरमियान, वो सियासत हल नहीं हो पा रही है कि इस कैंपेन को लीड कौन करेगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कि ज़ाती मुफादात को देखा जा रहा है, मकसद भी अलग अलग है, लेकिन जो गुब्बारा हमें नज़र आ रहा है वो पनामा लीक्स का ही है। तो क्या वजह है, क्या आवाम को इंगेज क्यों किया जा रहा है? कहा जाता है कि इजलास में वज़ीर आज़म का नाम जो ECL में शामिल करने पर गौर भी किया जा रहा है। बरतानिया ताहिरुल कादरी साहब रवाना हो जाते हैं, इमरान खान साहब रायवन चले आते हैं, पीपल्स पार्टी अक्टूबर में मार्च का ऐलान कर देती है। तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात हो रही है वज़ीर आज़म के लिए सियासी और अस्करी चैलेंजेस जो सामने नज़र आ रहे हैं। अयाज साहब, पनामा लीक्स का जो बुलबुला था 5 महीने पहले हमें नज़र आया था, लेकिन वो गुब्बारा नहीं बन सका। आप क्या समझते हैं कि इसमें इंटेंशन क्या रही है किसी की? क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनमें इतना दमखम नहीं था? क्या ये सिर्फ एक डिले टैक्टिस है कि नवंबर आ जाए क्योंकि नए आर्मी चीफ साहब ने भी आना है? नहीं, देखिए, अपोजिशन पार्टीज उसको जैसे आप उबालते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो उसको बॉयल पे नहीं, उबाला उस चीज़ को नहीं दे सके, कुछ ऐसी मौसर तहरीक नहीं बना सके, मूवमेंट कोई अवामी जो है प्रेशर नहीं पैदा कर सके। लेकिन मसला जा कहीं नहीं रहा। पनामा लीक्स वहीं का वहीं है, मेफेयर फ्लैट्स वहीं के वहीं हैं, ऑफशोर कंपनीज जो हैं कोई खातर खा जवाब नहीं आ रहा, अपोजिशन से कोई बात नहीं हो रही, TORs नहीं बन रहे, वो यहाँ पे हड्डी फंसी हुई है, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो अंदिया दिया था कि हम रायविंड पे जाएंगे, तो मकसद जो था वो फतह रायविंड तो नहीं था। रायविंड तो हर साल तबलीगी इज्तिमा भी होता है, बड़े लाखों का वहाँ पे मजमा होता है। तो यहाँ पे वो बहुत बड़ा जो है जलसा रायविंड में कर लें तो उससे तो किसी की सेहत पे असर नहीं पड़ता। जब उन्होंने कहा रायविंड मार्च, जो उसकी आम समझ ली जा रही थी कि वो चढ़ाई करेंगे महल जाती उम्रा पे, और वहाँ पे जो नई छोटी सी रकम 45 करोड़ से जो एक दीवार बनी है, बॉम्ब प्रूफ दीवार, पता नहीं उस पर PTI के वर्कर्स करेंगे, वो बात तो बनने को है नहीं। अब जाती उम्रा के बजाय आप रायविंड जाएं, वहाँ पे खुला मैदान है, वो क्या कहते हैं कि मैदान भी है और घोड़ा भी है, तो आपने वहाँ पे अपनी ज़ोर आजमाई करनी है, वहाँ पे करते रहें। पहले उन्होंने एक तारीख़ दी, उजलत में गालिबन कराची के जलसे में दे दी उन्होंने कि जी 24 सितंबर को जाएंगे। फिर कहा कि जी हम उस पे वो डेट पे नज़रसानी हो सकती है। फिर मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने कहा, हत्ता कि काफ लीग ने भी कह दिया कि देखिए हम किसी के घर पे वो चढ़ाई नहीं करेंगे, हालांकि वो उस किस्म का प्राइवेट घर नहीं है, ज़ाती वो सरकारी खर्चे पे अब चल रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर का कैंप ऑफिस है, 45 करोड़ रुपए की रकम से वहाँ पे दीवार एक बनी है, जो पहले भी उनकी दीवार थी। अब ये पता नहीं कौन सी बम प्रूफ दीवार बनी है, जिसके बारे में कोई जो है अखबारात में भी आ चुका है। ये बिल्कुल ये फैक्ट है कि वो दीवार बनी है, लेकिन उस किस्म का मतलब प्राइम मिनिस्टर्स हाउस है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मामला आगे बढ़ क्यों नहीं रहा? वज़ीर आज़म साहब यूनाइटेड नेशन के इजलास से खिताब के लिए जाएंगे, फिर न्यूयॉर्क में रहेंगे, लंदन में रहेंगे, नवंबर तो वैसे ही आ जाएगा, फिर आर्मी चीफ की तकर्रुरी की बात आ जाएगी, तो पनामा लीक्स का जो बुलबुला है वो तो गुब्बारा तो बन नहीं सका। जी शाजिया, देखिए दो बातें हैं। पहला मामला तो ये है कि जितनी भी बड़ी सियासी पार्टियां हैं उसमें से आप अगर इमरान खान साहब की पार्टी PTI को निकाल दें तो बाकी सभी पार्टी जो हैं वो स्टेटस को पार्टीज हैं। वो चाहती हैं कि पिछले 60-70 साल से जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है उसी तरह चलता रहे, हमारा माशी ढांचा जो करप्शन से भरा हुआ है वो भी उसी तरह चलता रहे, वो और जो हमारा सियासी ढांचा है जिसमें इलेक्शन की धांधली है और इलेक्शन के लॉज में जो कमजोरियां हैं वो भी उसी तरह चलती रहें।
तो एक तो मामला यह है कि सारी बड़ी सियासी पार्टियां रियली तब्दीली नहीं चाहती हैं सिवाय पीटीआई के, और दूसरा मामला यह है कि जब पीटीआई शोर उठाती है और पैनामा लीक्स की बात सामने आती है तो फिर अवाम उठती नहीं है। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अवाम के सामने भी करप्शन इतना बड़ा मामला नहीं है, वो साथ नहीं देते, वो भी शायद जो ढांचा है हमारा माशी ढांचा हो जाए या करप्शन वाला मामला हो जाए उसको उसमें तब्दीली नहीं चाहते हैं। जब फिर शायद ये हमेशा तारीखी तौर पे जब भी सियासी दर्जा हरारत पाकिस्तान में बहुत बढ़ने लगता है तो फिर पिंडी वाले जो हैं उनका भी एक रोल उसमें निकल आता है। अब एक तरफ से तो कोशिश हो रही है कि सियासी दर्जा हरारत को इतना बढ़ा दिया जाए कि पिंडी वालों को मजबूर किया जाए कि वो किसी किस्म का रोल प्ले करें। दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनके पास कुल बटा कुल 75 दिन बाकी रह गए हैं और उसके बाद उनकी मुंतकली होनी है, उसकी जगह कोई नए चीफ साहब ने आना है। तो शायद इस स्टेज पे आके पिंडी वाले भी ये ना चाहें कि सियासी दर्जा हरारत इतना ज्यादा बढ़ जाए कि फिर फौज को या पिंडी वालों को, हमारी स्टैब्लिशमेंट को किसी किस्म की मजबूरी का सामना करना पड़े और वो सियासी दर्जा हरारत में मुदाखिल करना चाहें। तो ये बहुत सारे मामले हैं जो आपका सवाल था कि करप्शन वाला मामला किसी तरफ जा नहीं रहा। 5 महीने से बातचीत हो रही है पैनामा लीक्स के ऊपर, लेकिन कोई सिम्त वो इख्तियार नहीं कर पा रहा। तो मैं समझता हूं कि एक तो अवाम नहीं उठ पा रही और दूसरा ये कि बड़ी सियासी पार्टियां जो हैं वो सारे यही चाहते हैं कि स्टेटस को का ढांचा बरकरार रहे। ठीक है अयाज साहब, अब जरा हम आ जाते हैं कि नवंबर के ऊपर कि आर्मी चीफ की जो तकर्रुरी होनी है पनामा लीक्स को लेकर, मैं स्पेसिफिकली आपसे ये जानना चाहूँगी कि आर्मी चीफ ने बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि पनामा लीक्स का मामला जो है उसको हल किया जाए, तो हम इसे कोई मामूली धमकीरी नहीं समझेंगे। अब जो नए आर्मी चीफ स्टाफ आते हैं तो क्या वो भी पनामा लीक्स पर वज़ीर आज़म साहब को कोई तंबीह कर सकते हैं या वो मामला चलाते ही रहेंगे कि ये तो पॉलिटिकल मामला है? नहीं, देखें, एक चीज़ है कि सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली नहीं आ रही। वो जो सारी बातें थी कि अगस्त में सितंबर में चेंज होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है, वाज़ेह हो गया है। आर्मी चीफ जो है अपनी मामूल की बिल्कुल उसी शदोमत से, उसी ज़ोर शोर से अपनी एक्टिविटी जारी किए हुए हैं। सितंबर 6 को जो उन्होंने तकरीर की थी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे पे, हुकूमत का कोई उसमें ज़िक्र नहीं था। वो एक उन्होंने, जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट एक स्टेट ऑफ द यूनियन तकरीर करते हैं, उन्होंने एक स्टेट ऑफ द नेशन किस्म की तकरीर की जो कि सदर ममलिकत ऐसे करता है बस। पर ये एक रियलिटी है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आर्मी खुद कर रही है। तो उसी तनाजुर में देख के जनरल राहील ने भी उस किस्म की तकरीर की और उसमें हुकूमत के लिए तंबीह भी थी कि नेशनल एक्शन प्लान पे काम होना चाहिए, करप्शन के ख़िलाफ़ काम होना चाहिए। ये एक किस्म की एडवाइस थी। अब बेशक आप कहते रहें कि जी आइन में नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, उनको ये नहीं कहना चाहिए, पर जो पाकिस्तान की आजकल की रियलिटी है उसके तनाजुर में उन्होंने बात की जो आप पूछ रहे हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके से आर्मी चीफ जो नेक्स्ट है उसकी सिलेक्शन होगी, कैसे अपॉइंट होगा, ये बहुत अहम सवाल है। क्या अपनी वो मर्जी कर सकेंगे? फौज हर चीज़ पे डोमिनेट कर रही है। ठीक है, क्या वो ऐसे आर्मी चीफ कबूल करेंगे जो कि हालात और जो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है उसके तनाजुर में, उसके तसलसल में ना हो? ये बहुत अहम सवाल। बिल्कुल अहम पॉइंट आपने रेज किया और ज़रूरत भी इसी अमर की है, क्योंकि जी डॉक्टर साहब अब ब्रेक की तरफ जाना है, तो जाने से पहले बस यही बात करना चाहूँगी कि इत्तेहाद और इश्तराकी अमल के साथ जो है नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी भी होनी चाहिए और तमाम मामलात को कंट्रोल भी करें, क्योंकि मुल्क के अंदर अगर हालात ख़राब होंगे तो सरहद पार के मामलात को कंट्रोल करना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, जिसके असरात हमें अच्छे नज़र नहीं आ रहे। भारत और अफगानिस्तान के साथ जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अगर बात की जाए आपके पड़ोसी ममालिक के साथ आपके सिफारती ताल्लुकात या बेहतरीन ताल्लुकात, तो ये आपकी तरजीहात में शामिल होना चाहिए, लेकिन भारत का हमेशा से ये एक मकसद रहा है कि वो हमेशा ईरान और अफगानिस्तान के साथ या इस तरह अरब ममालिक के साथ जब भी वो सिफारतकारी करता है, बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करता है, तो उसका मकसद पाकिस्तान को अकेला करना होता है। अयाज साहब,
अभी हमने देखा कि मोदी ने अशरफ गनी को $1 अरब और साथ साथ जो असला है उसकी इमदाद का भी ऐलान किया है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये सिर्फ बाहमी सियासी, सकाफती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, या इसके पीछे वही ऊँचे हथकंडे भारत के होते हैं? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए शाज़िया। एक ये है कि उनका बाहमी इश्तराक है, दोनों का गिला पाकिस्तान से है, दोनों के मसाइल अपने हैं, लेकिन मुर्दे इल्ज़ाम वो पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं। हम हिंदुस्तान का मसला जो कश्मीर में, हम तो सॉल्व कर नहीं सकते, हमने वो पैदा नहीं किया। जो वहाँ पे 65-68 दिन से कर्फ्यू है, वो ISI ने जाके तो वहाँ पे लगवाई नहीं है। जो वहाँ पे रोज़ डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं और जो इंडियन फोर्सेस उसको क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का पैदा करदा, किसी हाफिज़ सईद का या ISI का वो पैदा करदा सूरत हाल नहीं है। वो मसला कश्मीर का हम हिंदुस्तान का हल नहीं कर सकते, वो नहीं हल होगा, वो हमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे। अफ़गानिस्तान में अमन, अमेरिका जो है 15 साल से 1.5 लाख फ़ौज उन्होंने भेजी, पहले लाख थी, फिर 1.5 लाख हो गई। वो तो हल वहाँ पे कर नहीं सके। हम यहाँ बैंड बजा रहे हैं CPEC का कि इतने पैसे आएंगे, इतना होगा। CPEC पे कितना कुल खर्चा होगा 1920-30 तक? 46 बिलियन, 46 अरब डॉलर। जी। अमेरिका ने इन 15 सालों में जो पैसा खर्च किया है अफ़गानिस्तान में, वो 700 to 800 बिलियन डॉलर्स है। यानी शाज़िया, वो आप 10 CPEC बना लें, अच्छा, तो इतने पैसे उससे ज़्यादा जो है वहाँ पे खर्च कर चुका है, तो वहाँ तो अमन कायम नहीं हुआ। तो जो 1.5 लाख अमेरिकी फ़ौजी और पूरी उनकी एयरफोर्स ने और क्रूज़ मिसाइल्स ने और बॉम्बर्स ने और 10 CPEC का पैसा जो है नहीं कर सका, अब पाकिस्तान जाके वहाँ उनके लिए अमन कायम करेगा। और पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान की फ़ौज जो है उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई विटामिन टीके लगाएगा कि वो तालिबान पे हावी हो जाएंगे। ये दोनों मसले हम हल नहीं कर सकते। ठीक है। नरेंद्र मोदी का कश्मीर मसला हम नहीं हल कर सकते। अशरफ गनी और अफ़गान हुकूमत का शोरश का मसला अफ़गानिस्तान में हम नहीं करते। जब तक वो नहीं होगा वो करते रहेंगे, इसलिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये एक मारूजी सूरत हाल है। पहले भी 74 से पहले अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान का हमेशा इश्तराक रहा है, तो हमें उस पे कूल माइंडेड तरीके से हमें ये देखना चाहिए, ज़्यादा फिक्रमंद हमें नहीं होना। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अयाज साहब की बात से मुत्तफिक है कि हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी खारजा पॉलिसी बेहतर करनी चाहिए, हमें पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। नहीं, हम इस कर नहीं सकते। वो करेंगे, वो हमें इल्ज़ाम लगाते रहें। ठीक जी डॉक्टर साहब। देखिए शादिया अयाज साहब, हमको फिक्रमंदी अगर हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम कोशिश भी नहीं करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी खारजा पॉलिसी है, उसको उसमें किसी किस्म की तब्दीली लाएं। क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी इस खित्ते के हवाले से काफी हद तक फेल होती हुई नजर आ रही है। हमारे जितने भी हमसाया मुल्क हैं, हमारे उनसे ताल्लुकात जो हैं वो खराब से खराब तरीन होते चले जा रहे हैं। ये जमीनी हकीकत यह है कि इंडिया और अफगानिस्तान आपस में हमसाया मुल्क नहीं है, इनके बॉर्डर्स आपस में नहीं लगते हैं। इंडिया की जितनी भी कोशिश होती है अफगानिस्तान को मदद देने के हवाले से या उसका साथ देने के हवाले से, वो पाकिस्तान को एक तो सराउंड करना चाहते हैं दो तरफ से, और दूसरा जैसे शादी ने कहा कि हमें अलहदा करना चाहते हैं, एक वो आइसोलेशन की सिचुएशन में ले जाना चाहते हैं। तो हमें फिक्र इस चीज की होनी चाहिए कि हमारी खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को उस डायरेक्शन में लेके जा रही है, हम आइसोलेशन की पॉलिसी जो है उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां तक अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला का ताल्लुक है, तो वो तो पिछले 100-150 साल से आप देख लीजिए वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रहती है, और उसकी वजह यह है कि कॉन्फ्लिक्ट की वहां पे एक लेयर नहीं है, वहां पे एटलीस्ट 3 डिफरेंट लेयर्स हैं।
पहली लेयर में तो जो जनूबी कबाइल हैं अफगानिस्तान के, वो आपस में कबाइल लड़ते रहते हैं और उससे वहां पे इंस्टेबिलिटी रहती है। फिर दूसरी लेयर आती है जिसमें शमाली कबाइल और जनूबी कबाइल आपस में लड़ते हैं, और फिर तीसरी लेयर आती है कि कोई सुपर पावर वहां आ जाती है और फिर अफगानिस्तान को एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बना दिया जाता है। वहां पे अमेरिका और रूस की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब रूस और अमेरिका की लड़ाई वहां पे खत्म हो रही है, तो अब इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को एक नया प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बनाना चाह रहा है, जहां पे वो पाकिस्तान के साथ अपने मामला तय करना चाहता है। अफगानिस्तान में दोबारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये 2 या 3 लेयर्स हैं। अगर अमेरिका वहां से निकल जाता है तो फिर वो जनूबी और शुमाली कबाइल की जो आपस में झगड़ा है वो उठ के सामने आ जाता है। अब इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। अयाज साहब ने यहां तक बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका ने कोई 600 से 700 अरब डॉलर खर्च कर दिया है और अफगानिस्तान में अभी तक किसी किस्म का अमन सामने नहीं आया। तो $1 बिलियन अगर इंडिया वहां लगा देगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि हमें उस पर जोर देना होगा कि ये ना हो कि हमारे साथ जितने भी हमसाया मुल्क हैं उनकी सबकी हमारे आपस में ताल्लुकात जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं। तो आप सिर्फ ये बता दें, मतलब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हम कौन सी ड्रामाई तब्दीली फॉरेन पॉलिसी में लाएं कि इंडिया भी हमसे राजी हो जाए और अशरफ गनी भी हो जाए। आप जरा बता दें हमें क्या करना चाहिए। हम तो अगर सर के बल भी खड़े हो जाएं, सिर्फ सर के बल भी खड़े हो जाएं। पाकिस्तान का मामला नहीं, आप देखिए ना, ईरान के साथ एक जमाने में हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। जब ईरान का बिल्कुल और चीज है। ईरान का जो है मसला वो बिल्कुल और है। उसके साथ हमारे हमेशा अच्छे तल्लुकात रहे हैं, हमें करने चाहिए। इंडिया और अफगानिस्तान को जो गिला पाकिस्तान के बारे में है, अशरफ गनी को तालिबान के हवाले से, नरेंद्र मोदी को कश्मीर के हवाले से, इन दोनों की जो दिल जली है और शिकायत है, पाकिस्तान क्या चीज़ करे? मतलब हम जिम्नास्टिक का कौन सा करतब दिखाएं कि नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी जो है वो राजी हो जाए पाकिस्तान से? देखिए सर, एक तो मैं अपनी खारजा पॉलिसी में जो मुझे कमजोरी नजर आई है कि कश्मीर में, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी इंडिजिनस मूवमेंट है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उसमें हमने आलमी सतह पे, यूनाइटेड नेशंस की सतह पे उनको किसी तरह समझाने की कोशिश नहीं की, उसी तरह किसी तरह एक्सपोजे नहीं किया कि इंडिया वहां पे क्या कर रहा है और आलमी दुनिया को किस तरह कदम उठा के कश्मीर की तरफ आना चाहिए। यहाँ पे हमारा एक फेलियर मुझे बड़ा क्लियर ये पूछ रहा हूँ। तो दूसरी तरफ ईरान के हवाले से भी क्लियर नजर आता है। नहीं तो डॉक्टर साहब ये बताइए ना कि क्यों प्रायोरिटीज नहीं रही हैं अभी तक? हमारी जो इतनी अहम मिनिस्ट्री है, हमारे जो सिफारतकार हैं जो दूसरे ममालिक में, वो भी, उनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है सर कोई। नहीं शाजिद, देखें इशू ये है कि हम कौन सी पश्मीना की चादरें वहाँ भेजें नरेंद्र मोदी को, कौन से मुल्तान के आम, अब तो सीजन भी गुजर चुका है, कौन से आम करेंगे नरेंद्र मोदी हमसे राजी हो जाए? और वो नरेंद्र मोदी को राजी करना हमारा मकसद ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी को राजी किया जाए जी। सब हमारा मकसद ये है कि जो आलमी ओपिनियन है दुनिया भर में, वो किस तरह पाकिस्तान के हवाले से उसको पॉजिटिव किया जाए। अभी मामला ये है कि परसेप्शन रियलिटी में जो फर्क नजर आता है, देखिए इंटरनेट की दुनिया है और इसमें परसेप्शन जो है वो धीरे धीरे रियलिटी ही बन जाती है। अभी जो पाकिस्तान का परसेप्शन पूरी दुनिया में नजर आता है वो बड़ा नेगेटिव है, और जो परसेप्शन इंडिया का है वो बड़ा पॉजिटिव नजर आता है। जमीनी हकीकत यह है कि इंडिया जिस किस्म के जुल्म ढा रहा है कश्मीर के हवाले से, वो परसेप्शन से बड़ा दूर है। उसको हम दुनिया के सामने लाने दे अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि इंडिया क्या कुछ कर रहा है कश्मीर में। हमारा मकसद ये है कि आलमी ओपिनियन जो है वो पाकिस्तान के हवाले से उसको हमवार किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। अगर नरेंद्र मोदी हमसे कभी भी, हम तो आई एग्री देयर कि हम जो कुछ भी कर लें, नरेंद्र मोदी तो कभी हमसे खुश नहीं हो पाएगा। लेकिन दुनिया को ये कहलाना कि पाकिस्तान का जो परसेप्शन है उसको किसी तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में ले जाना बड़ा जरूरी है। ठीक है,
लेकिन डॉक्टर साहब, अब चूंकि ब्रेक की तरफ जाना है, सवालात खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत कुछ हैं। अयाज साहब भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। किसी और प्रोग्राम में हम इस टॉपिक पे जो है इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्यों अब तक हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसको प्रायोरिटीज़ में नहीं शामिल किया गया। हमारी अपनी कुछ नाकाम सिफारती पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से शायद हम आइसोलेशन में जा रहे हैं। अपने पे सिर्फ वो नहीं करना चाहिए, उसमें ऐसे अब वो आपके पास टाइम नहीं रहा कि हम उस पर बात नहीं कर सकते। अमेरिका भी हमसे नाराज है अफगानिस्तान की वजह से। अब वो उनसे नहीं ठीक हो तो हम क्या ठीक करेंगे उनके लिए अफगानिस्तान। बहरहाल नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे भारत के हवाले से कि मकबूजा कश्मीर में हमने देखा है कि भारतीय जारियत की इंतहा हमें इस दर्जे पर नजर आई कि मजहबी जो उनकी जो ईद का दिन था उसमें भी उनको नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और बात करें अगर कश्मीर में, तो मजालिम का सिलसिला भारत की जानिब से जारी है और मजहबी आज़ादी भी छीन ली गई है। ईदगाहों में नमाज ईद भी अदा नहीं करने दी गई। अयाज साहब, एक तरफ तो भारत ईरान से, अफगानिस्तान से ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए पैसे दे रहा है, दूसरी तरफ कश्मीरियों पर उनकी अपनी रियासत में ज़िंदगी तंग कर दी जा रही है। देखिए ना, हम जो पहले भी बात कर रहे थे, अब ये जो ईद गुजरी है श्रीनगर में जामे मस्जिद में, मेरे ख्याल बहुत ये पहली दफ़ा हुआ है कि वहाँ पे नमाज नहीं अदा करने दी गई। बहुत सारी और मकामात पे नहीं हुआ। सहमे सहमे लोग जो है वो फिर रहे थे। कर्फ्यू 2 माह से ज़्यादा जो है, ये कभी कहीं हुआ नहीं है कि आप मुसलसल कर्फ्यू करें। अब ये इंडिया से अपना हैंडल नहीं हो रहा। कश्मीरी जो है नहीं चाहते, उनका नारा आज़ादी है। जो ओवरवेलमिंग फीलिंग कश्मीर में है कि हम इस इंडियन रूल से, इंडियन हकमियत से हम जान छुड़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान का नाम वो नहीं सुनना चाहते, ये पाकिस्तान का करना नहीं है। जो पाकिस्तान को, जो इंडिया तो ये चाहता है कि सारी दुनिया, यहाँ क्या दुनिया का मतलब है अमेरिका, वो इस तनाज़ुर में और दुनिया का कोई ममालिक नहीं है, अमेरिका है, कि वो कहे कि जी ये कश्मीर का मसला जो है टेररिज्म का मसला है और पाकिस्तान जो है स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को। ये सब बकवास है। ये यहाँ पे ये जो पिछले 2-2.5 माह से जो हालात कश्मीर हैं उसने वाज़े कर दिया है कि इंडिया की वहाँ पे मुकम्मल फेलियर है। ये उनका मसला है, वहाँ पे उनसे सॉल्व नहीं हो रहा, बर्बरियत हो रही है। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हमारी आवाज़ में एक शिद्दत आनी चाहिए, एक ज़ोर आना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे, रियासत के लेवल पे। आर्मी चीफ जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे में बोले थे, उन्होंने तो कोई लगी लिपटी जो है उसके बगैर वो सारी बात की थी। उन्होंने तो वाशियाफ अल्फाज में कहा था कि कश्मीर में ये हो रही। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो जो हम पहले बात करते थे, आजकल नहीं करते, कि कश्मीर शहर आ गया पाकिस्तान का और हम जो है कश्मीरियों के साथ हैं। तो गवर्नमेंट को भी ऐसे ही यहाँ पे करना चाहिए। और वो मैं करके जो है वहाँ पे जनरल असेंबली में भी हमें वो बात नहीं करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। और जो बर्बरियत है वहाँ पे ठोस अंदाज में वहाँ पे उजागर करना चाहिए। और ना सिर्फ जनरल असेंबली में जा रहे हैं, वो एक रोज़ के लिए तो नहीं जा रहे, और भी जो ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं मीडिया के, बाकी हकाम से अगर कोई उनकी मुलाकात होती है, बाकी लीडर से होती है, उनको कश्मीर का मसला देखना चाहिए। कौन से आप ह्यूमन राइट्स आप बात कर रहे हैं? आपको कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बात नज़र नहीं आती? डॉक्टर साहब की क्या मसला क्या है? पाकिस्तान तो चले आवाज़ उठा रहा है, नवाज शरीफ साहब जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, बात भी करेंगे, G20 का इजलास हुआ, उसमें कश्मीर के मामले को बिल्कुल नहीं उठाया गया। पूरी दुनिया आग बंद करके बैठी हुई है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। तो वहाँ कौन सी ऐसी क्लॉज है, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसके मुताबिक हल होना चाहिए? देखिए शाजिया, पहली दफ़ा हमने देखा है कि पिछले 2 से 3 माह में यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं रादुल हुसैन साहब, उन्होंने कहा है कि एक आलमी आज़ाद और गैर जानिबदार मिशन बनाना पड़ेगा, जो कि दोनों कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में भी और जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे ये वफद जाए और वहाँ पे ज़मीनी हकीकत देखे और फिर आलमी दुनिया को उसको बताए कि वहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या है। मैं ये समझ रहा हूँ कि हम ज़मीनी हकीकत के हवाले से हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर हो रहा है। आलमी ओपिनियन है एक पाकिस्तान के बारे में और एक आलमी ओपिनियन है इंडिया के बारे में।
इंडिया के बारे में वो आलमी ओपिनियन जो है वो पॉजिटिव है, हमारे बारे में वो नेगेटिव है, उसको किस तरह बदलना होगा। जमीनी हकीकत में इंडिया फेल हो रहा है, आई एग्री विद अयाज साहब कि कश्मीर में फेल हो रहा है, कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट में फेल हो रहा है, लेकिन हमारी सफारती जिम्मेवारियां, हमारी इखलाकी जिम्मेवारियां, उन दोनों में हमारा फेलियर हो रहा है। हम दुनिया को इन्फॉर्म करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं कि इंडिया कश्मीर में क्या कर रहा है और क्या वायलेशंस कर रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो पिछले कुछ दिनों में मुझे नजर आई है वो यही है कि यूनाइटेड नेशंस के जो जो ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं वो ये कह रहे हैं। दूसरी बात, हमने दुनिया को ये नहीं बताई कि यूनाइटेड नेशन जो वफद भेजना चाहता है उसमें पाकिस्तान तो रजामंद हो गया है, हमने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी है, लेकिन इंडिया रजामंद नहीं हो रहा। ये दुनिया को बताना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस ने जो कुछ डिमांड किया है वो पाकिस्तान मानने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी जमीनी हकीकत जानना जो है वो बड़ी जरूरत है। हमें अब परसेप्शन दुरुस्त करना होगा पाकिस्तान का आलमी ओपिनियन के हवाले से। अच्छा अयाज साहब, अगर भारत एक्सेस नहीं दे रहा है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आलमी इदारों ने मुतअद्दिद बार दरख्वास्त भेजी, पाकिस्तान एक्सेस देने को तैयार है कि मुजफ्फराबाद से आप वहाँ पे चले जाएं, भारत नहीं देने को तैयार है, तो क्या उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता कि कम से कम एक्सेस दे? सारी ग्राउंड रियलिटी सोशल मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया में फैली हुई कि कश्मीर में हो क्या रहा है। देखिए, हम पहले से ज़्यादा हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो कश्मीर का इस अंदाज से बात करना ज़िक्र ही हमने छोड़ दिया था, लेकिन अब जो है वो हो रहा है। लेकिन यहाँ भी अफसोस से कहना पड़ता है कि उसकी लीड भी जो है, जो रियासत को लेनी चाहिए थी, वो रियासत का एक इदारा है, फ़ौज है, वो यहाँ पे लीड ले रही है। लेकिन इस तनाज़ुर में ज़रा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो जो हमने 20 सूरमा सेलेक्ट किए थे कि वो जाके 20 दारुल खिलाफ़ों को फ़तेह करेंगे, वो कहाँ गए? वो क्या कर रहे हैं? हुकूमत को तो सारा कुछ सिर्फ यही सूझी थी कि हमने ये 20 आदमी वो कर लिए। उन्होंने मतलब ज़रूर उन्होंने कोई पता नहीं क्या जारहाना पेशकदमी उन्होंने की। 8 साल से आपने हाथी पाला हुआ है, उसका कोई कभी आपने रिजल्ट देखा? तो बस ये देखें, इसका वो ये करना चाहिए। यहाँ पे एक मौका है जनरल असम्बली, यहाँ पे वहाँ पे ज़ोरदार किस्म का स्टैंड लेना चाहिए, बाकी लीडर से लेना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का मसला जो है बहुत सीरियस है। ह्यूमन राइट्स वसी पैमाने पे वायलेट क्या हो रही हैं, इनके तहस नहस हो रहा है। पाकिस्तान को उजागर करना चाहिए। पाकिस्तान से अमेरिका नाराज़ है और वही वजह है जिस वजह से अशरफ गनी नाराज़ हैं। अफगानिस्तान में ठीक नहीं हो रहा, उसमें हमारा कसूर नहीं है, तो वो हमें करके, लेकिन उसका जवाब हमें देना चाहिए। अमेरिकन लॉ मेकर्स, मीडिया पे वहाँ कहना चाहिए, वहाँ बताना चाहिए कि कश्मीर की असल सूरत हाल क्या है, और ह्यूमन राइट्स का जो चेहरा है कुछ अमेरिका को हमें दिखाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल आपने सही बात की, और इसी बात से मैं प्रोग्राम का अख्ताम करूंगी और ये कहना चाहूँगी कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है। कश्मीर में आज़ादी की जिद्दोजहद अब उस मराहिल में दाखिल हो चुकी है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम को, अयाज अमीर को, शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।